तो ये बात है मई 1997 की, यानी कि आज से करीब 26 साल पहले, और जगह है पाकिस्तान की कैपिटल सिटी इस्लामाबाद। तो गर्मियों का मौसम चल रहा था, सब कुछ नॉर्मली जा रहा था जैसे कि हर दिन जाता है, लेकिन फिर अचानक से इस्लामाबाद के आसमान में एक बहुत तेज आवाज सुनाई दी, जैसे कि मानो बादल फट गया। और ये इतनी तेज आवाज थी कि इस्लामाबाद के लोग सहम गए थे, क्योंकि इस तरह की आवाज रोज रोज सुनने को तो नहीं मिलती है। और फिर इस तेज आवाज का पता लगाने के लिए पाकिस्तान ने अपनी एयर डिफेंस रडार्स को काम पे लगाया, और जिससे मालूम पड़ा कि एक एयरक्राफ्ट बहुत तेजी से पाकिस्तान से भारत की तरफ जा रहा है। लेकिन पाकिस्तान ये जानता था कि वो एयरक्राफ्ट उनका तो है नहीं, तो फिर ये है कौन? तो ये एयरक्राफ्ट कोई और नहीं बल्कि इंडियन एयरफोर्स द्वारा ऑपरेट किया गया सबसे सीक्रेटिव एयरक्राफ्ट MiG-25 फॉक्सबैट था, और जिसका भारत में निकनेम था गरुड़। और वो तेज आवाज जो इस्लामाबाद के आसमान में गूंजी थी, वो इसे MiG-25 फॉक्सबैट एयरक्राफ्ट की सुपरसोनिक रफ्तार से जनरेट हुई सोनिक बूम की आवाज थी। और क्या आप जानते हैं कि उस समय इंडियन एयरफोर्स के पास जो MiG-25 फॉक्सबैट फाइटर था, तो उसके लेवल को मैच कर सके ऐसा फाइटर जेट इस पूरे एशिया रीजन में किसी के पास भी नहीं था। और इतना ही नहीं बल्कि MiG-25 फॉक्सबैट की ऐसी भी कुछ खासियतें हैं जो आज के समय में भी आपको किसी भी मॉडर्न एयरक्राफ्ट में देखने को नहीं मिलेंगी। और आज के एपिसोड में हम आपको इसी MiG-25 फॉक्सबैट से जुड़ी कुछ ऐसी और इंटरेस्टिंग बातें बताने जा रहे हैं जिसके बारे में शायद आप में से हर किसी को मालूम ना हो। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, लेट्स बिगिन। MiG-25 फॉक्सबैट इंडियन एयरफोर्स का इतना सीक्रेट एयरक्राफ्ट था कि जब इसे 2006 में डीकमीशन किया गया, तो इसकी डीकमीशनिंग से कुछ ही सप्ताह पहले इंडियन एयरफोर्स ने पब्लिकली रिवील किया था कि हाँ, हमारे पास ये MiG-25 फाइटर भी मौजूद है। ये जो फाइटर था, ये बरेली एयरबेस में स्थित इंडियन एयरफोर्स के 102 ट्राइसोनिक स्क्वाड्रन का हिस्सा था। और लिफिस डिफेंस के फाउंडर मिस्टर शिव अरोर भारत के ऐसे पहले पत्रकार थे जिन्होंने 2006 में बरेली एयरबेस को विजिट किया था और इस एयरक्राफ्ट के बारे में सबसे पहले रिपोर्टिंग की थी। ये जो MiG-25 फॉक्सबैट है, इसने करीब 25 सालों तक इंडियन एयरफोर्स में अपनी सर्विस दी है, और अपनी सर्विस के दौरान इस एयरक्राफ्ट ने भारत के लिए आसमान में मौजूद एक सुपर स्पाई की तरह काम किया है। और अपनी एक्सीलेंट रिकॉनासेंस कैपेबिलिटीज के चलते ही इस एयरक्राफ्ट ने भारत की हॉस्टाइल एडवर्सरीज के बारे में कई सारी बेहद ही कीमती इंटेलिजेंस को भी हासिल करने में मदद करी है। और ये एयरक्राफ्ट इतना सीक्रेट था कि इंडियन एयरफोर्स की इसकी पूरी सर्विस के दौरान केवल 42 पायलट्स ने ही इसे ऑपरेट किया है, और केवल उन्हीं चुनिंदा पायलट्स और इंडियन एयरफोर्स के केवल कुछ ही टॉप ऑफिशियल्स को इस एयरक्राफ्ट के एग्जिस्टेंस के बारे में जानकारी थी। वरना जब तक इसे रिटायर नहीं किया गया, तब तक इस पूरे देश में किसी को भी नहीं पता था कि इंडियन एयरफोर्स MiG-25 फॉक्सबैट को भी ऑपरेट कर रही है। इसके अलावा इस एयरक्राफ्ट ने अपने नाम कई सारे रिकॉर्ड्स दर्ज किए हैं, जैसे कि दुनिया का सबसे फास्टेस्ट फाइटर जेट था जिसे देश की मिलिट्री द्वारा सर्विस में इस्तेमाल किया गया है। इसके अलावा हाईएस्ट सर्विस सीलिंग यानी कि सबसे अधिकतम ऊंचाई तक उड़ने का रिकॉर्ड भी इसी फाइटर जेट के पास है। और इसी तरह के और भी कई सारे रिकॉर्ड्स हैं जो इस एयरक्राफ्ट ने अपने नाम दर्ज किए हैं, और उनमें से कई रिकॉर्ड्स तो ऐसे हैं जो आज तक कोई भी ब्रेक नहीं कर पाया है। सितंबर 1976 में इस एयरक्राफ्ट के साथ एक ऐसा मेजर इंसिडेंट हुआ था जब सोवियत यूनियन का ये सुपर सीक्रेट एयरक्राफ्ट अमेरिका के हाथ लग गया था। और ये तब हुआ था जब सोवियत पायलट विक्टर बेलेंको इस MiG-25 फाइटर की स्पेस फ्लाइट को कंडक्ट कर रहे थे, तो उस दौरान इस एयरक्राफ्ट के इंजन में आग लग गई थी। लेकिन एयरक्राफ्ट का जो पायलट था वो किसी भी तरीके से जापान के हाकोडेट एयरपोर्ट में लैंड करने में कामयाब रहा था। और कहते हैं कि जब इस फाइटर ने लैंड किया, तब उस समय इसमें केवल 30 सेकंड का ही फ्यूल बचा हुआ था, यानी कि अगर 30 सेकंड की देरी और होती तो ये एयरक्राफ्ट बुरी तरीके से क्रैश लैंड करता। और जापान में लैंड होने के बाद फिर बाद में यूएस की तरफ से इस एयरक्राफ्ट को अलग किया गया, और इस एयरक्राफ्ट को देखने के बाद यूएस एक्सपर्ट्स पूरी तरीके से शॉक में आ गए थे, क्योंकि उन्हें ये देखने को मिला कि इतना हाई परफॉर्मेंस वाला जो एयरक्राफ्ट है वो अधिकतर निकल स्टील एलॉय से बना है, ना कि टाइटेनियम से, जैसे कि वो सोचते थे। वो ये तक देखकर हैरान थे कि इसमें जो वेल्डिंग की गई है वो भी हाथों से की गई है, और इतना ही नहीं बल्कि इसको बनाने में रिपिट्स का इस्तेमाल किया गया है। और कई एक्सपर्ट्स इस एयरक्राफ्ट के वैक्यूम ट्यूब रडार को देखकर भी हंस रहे थे, लेकिन कुछ एक्सपर्ट्स को एहसास हो गया था कि सोवियत द्वारा इस एयरक्राफ्ट में सॉलिड स्टेट टेक का इस्तेमाल ना करने का जो फैसला है वो इसलिए था ताकि अगर प्लेन न्यूक्लियर ब्लास्ट से होकर भी गुजरे तो भी इसकी जो रडार है वो काम करती रहे। और इस एयरक्राफ्ट की जो एक मजबूत सिंप्लिसिटी थी, तो उसने हर किसी को हैरानी में डाल के रखा था, और एक्सपर्ट्स को काफी समय लगा इस एयरक्राफ्ट को घूम घूम कर इसको समझने में। और रिपोर्ट्स तो कुछ ऐसे भी हैं जिसमें कहा गया कि इस एयरक्राफ्ट को 40 अलग अलग बॉक्सेस में सोवियत यूनियन को वापस भिजवा दिया गया था, और फिर सोवियत यूनियन ने कंप्लेन करी थी कि उनके एयरक्राफ्ट के कुछ पार्ट्स मिसिंग हैं, और इसके बदले उन्होंने जापान को $100 मिलियन तक का बिल भेजा। लेकिन इस बिल के जवाब में जापान ने सोवियत यूनियन को एक बिल भेज दिया $40,000 का, और कहा कि ये जो बिल है ये उनके एयरपोर्ट को डैमेज करने के लिए है, और जो उन्होंने एयरक्राफ्ट शिप किया है तो ये इसकी शिपिंग कॉस्ट भी है। MiG-25 फॉक्सबैट की खासियतों में से एक थी इसकी सुपरसोनिक रफ्तार, और इसके मैन्युफैक्चरर्स का दावा था कि ये जो एयरक्राफ्ट है ये मैक 3 से भी ज्यादा की रफ्तार को हासिल कर सकता है। हालांकि वो बात अलग है कि इस एयरक्राफ्ट को कभी भी रेगुलरली मैक 3 की रफ्तार पर उड़ाया नहीं गया, क्योंकि एक्सपर्ट्स का मानना था कि अगर इसे रेगुलर मैक 3 की रफ्तार पर आप उड़ाएंगे
तो एयरक्राफ्ट के जो इंजन है वो बर्न आउट हो जाएंगे। लेकिन हाँ, इस एयरक्राफ्ट से मैक 2.3 या उससे थोड़ी सी ऊपर की एक सस्टेन फ्लाइट को कंडक्ट जरूर किया जा सकता था। और ये रफ्तार भी इतनी है कि आज के समय में भी अच्छे अच्छे एयरक्राफ्ट के पास इस तरह की रफ्तार को हासिल करने की कैपेबिलिटी नहीं है। हाँ, वो बात अलग है कि अगर आप SR-71 जैसे एयरक्राफ्ट की बात करेंगे तो फिर भले ही मैक 25 फॉक्सबैट सबसे फास्टेस्ट एयरक्राफ्ट ना रहे, लेकिन जो ये SR-71 और ऐसे अदर एयरक्राफ्ट थे वो एक्सपेरिमेंटल वाले एयरक्राफ्ट थे और उन्हें सर्विस में रेगुलरली इस्तेमाल नहीं किया गया था और उनकी कुछ ही यूनिट्स बनाई गई थी। लेकिन वहीं जो ये मैक 25 फॉक्सबैट है ये अच्छा खासा सर्विस में इस्तेमाल हुआ है और इसे कॉम्बैट में इस्तेमाल करने के हिसाब से बनाया गया था। और हाँ, अगर 1976 में विक्टर ब्लैंको द्वारा इस एयरक्राफ्ट की सीक्रेसी कॉम्प्रोमाइज नहीं होती तो इस बात के भी चांसेस कम ही थे कि सोवियत यूनियन कभी भी ये एयरक्राफ्ट किसी और देश को एक्सपोर्ट करता। पर चूंकि 1976 में सबके सामने आ गया था कि मैक 25 एग्जिस्ट करता है, उसकी क्या क्या खासियतें हैं, तो फिर यूएसएसआर ने इस एयरक्राफ्ट को फ्रेंडली नेशंस को एक्सपोर्ट करने का फैसला ले लिया था। और आपको जानकर हैरानी होगी कि मैक 25 फॉक्सबैट, जो इसमें फॉक्सबैट वाला नाम है, ये कोई सोवियत यूनियन ने नहीं दिया है, बल्कि इस फाइटर को यही नाम मिला था नेटो की तरफ से। बाकी इंडियन एयरफोर्स ने मैक 25 की जो फ्लीट है वो 1981 में इंडक्ट करी थी और इंडियन एयरफोर्स ने इसके मैक 25R वाले वेरिएंट को लिया था, जो कि केवल एक रिकॉनासेंस वर्जन था और ये कोई इंटरसेप्टर या बॉम्बर वर्जन नहीं था और ये पूरी तरीके से अनआर्म्ड था, यानी कि आप इसे कॉम्बैट में इस्तेमाल नहीं कर सकते थे। और ना ही इसमें सरफेस टू एयर मिसाइल्स को डॉच करने वाले ऐसे कोई मॉडर्न काउंटर मेजर्स भी नहीं लगाए गए थे। इंडियन एयरफोर्स के इस मैक 25R के पास जो केवल एक डिफेंसिव सिस्टम था तो वो थी इसकी रफ्तार और एक बेहद ही अधिक ऊंचाई तक ऑपरेट करने की इसकी कैपेबिलिटी, जो कि उस समय किसी भी अदर फाइटर के पास नहीं थी। और चूंकि इंडियन एयरफोर्स को स्ट्रेटेजिक रिकॉनासेंस की जरूरत थी तो इसलिए इस मैक 25R को लेने का फैसला लिया गया था। और यहाँ पे ध्यान देने वाली बात यह है कि यहाँ पे बात हो रही है 80s की और उस समय सैटेलाइट के माध्यम से सर्विलेंस करना काफी ज्यादा फ्यूचरिस्टिक थिंग मानी जाती थी, क्योंकि सैटेलाइट्स हर किसी के पास नहीं थी और जिनके पास थी तो वो भी आसानी से शेयर नहीं करते थे। और उस समय भारत के पास जो एरियल प्लेटफॉर्म मौजूद थे जिससे वो सर्विलेंस, रिकॉनासेंस ये सब कर सकते थे, लेकिन उन सभी को दुश्मन आसानी से इंटरसेप्ट भी कर सकते थे। तो इसी वजह से भारत को एक ऐसे प्लेटफॉर्म की जरूरत थी जिसका जवाब भारत के किसी भी एडवर्सरी के पास ना हो, ना चाइना के पास, ना पाकिस्तान के पास। और इसीलिए इंडियन एयरफोर्स ने 10 मैक 25 फाइटर्स को लिया, जिसमें से 8 सिंगल सीट वाले थे और 2 ट्विन सीट वाले। और इन फाइटर्स की जो फ्लीट थी वो मुख्य रूप से भारत की रिसर्च एंड एनालिसिस विंग रॉ की प्रीमियर टेक्निकल इंटेलिजेंस आर्म ARC यानी कि एविएशन रिसर्च सेंटर के लिए ही काम करती थी। और फॉरेन इंटेलिजेंस को इकट्ठा करने की रॉ की जो कैपेबिलिटीज थी तो इस मैक 25 फाइटर ने उस कैपेबिलिटी को काफी हद तक बढ़ा दिया था। इस एयरक्राफ्ट की अगर बात करें स्पेसिफिकेशंस या कैपेबिलिटीज की तो इसका अंदाजा आप इसी बात से लगा लीजिए कि इस एयरक्राफ्ट को ऑपरेट कर चुके पायलट की तरफ से खुद कहा गया है कि ये एयरक्राफ्ट हमें इतनी अधिक ऊंचाई पर उड़ाने में सक्षम था कि हम उस ऊंचाई से पूरी हिमालयन रेंज को एक ही बार में देख सकते थे। और फॉक्सबैट ने जिस कैपेबिलिटी को अचीव करने में हमारी मदद करी है उस कैपेबिलिटी को आज तक कोई और एयरक्राफ्ट हासिल नहीं कर पाया है। और इस बात में कोई डाउट नहीं है कि मैक 25 हर एक पैरामीटर में एक जंबो जेट की तरह था। इसकी क्रूजिंग स्पीड ही मैक 2.8 थी, यानी कि करीब 3500 किलोमीटर पर आवर। और अगर मैक्सिमम स्पीड की बात करें तो वो थी मैक 3.2, यानी कि इस रफ्तार में तो ये किसी मिसाइल को भी हरा दे। और सबसे खास बात इसकी सर्विस सीलिंग जो थी 90,000 फीट, और ये इतनी अधिक ऊंचाई है कि यहाँ पे रडार्स की रेंज भी नहीं पहुँच सकती है। और अब इसकी कैपेबिलिटीज का अंदाजा इसी बात से लगा सकते हैं कि अगर 1997 वाले इंसिडेंट में इंडियन एयरफोर्स के जिस पायलट ने इस एयरक्राफ्ट के साथ पाकिस्तान एयर स्पेस में प्रवेश किया था तो पाकिस्तान को पता भी नहीं चल पाया था कि उनके एयर स्पेस पे इंडियन एयरफोर्स का कोई फाइटर घुस चुका है, क्योंकि इंडियन एयरफोर्स का मैक 25 पाकिस्तान एयर स्पेस में सब सोनिक रफ्तार में घुसा था। वहाँ के कुछ स्ट्रेटेजिक लोकेशंस की पिक्चर्स क्लिक करी और बड़े आराम से वो बाहर आ सकता था। लेकिन कहा जाता है कि इंडियन एयरफोर्स के पायलट ने जानबूझकर एयरक्राफ्ट की रफ्तार सुपरसोनिक तक पहुंचाई, जिससे सोनिक बूम जनरेट हुआ और पाकिस्तान पूरी तरीके से सहम गया। और ये कुछ ऐसा था कि मानो इंडियन एयरफोर्स का पायलट पाकिस्तान एयरफोर्स को कह रहा हो कि बेटा आंखें खोलो, पापा आए हैं तुम्हारे। और बड़े कमाल की बात यह कि पाकिस्तान एयरफोर्स ने अपने सबसे एडवांस F-16 को भेजा भी था कि भाई पता लगाओ कि कौन सा एयरक्राफ्ट है, उसे इंटरसेप्ट करो। तो वैसे तो F-16 की इतनी कैपेबिलिटी थी नहीं कि वो मैक 25 को चेज भी कर सकें, क्योंकि मैक 25 की जो रफ्तार थी तो उससे तो F-16 बहुत दूर तक था। लेकिन अगर मान भी लें कि वो F-16 किसी भी तरीके से मैक 25 के पास पहुंच भी जाए तो भी F-16 कुछ नहीं कर सकता था, क्योंकि मैक 25 उड़ान भरा था 65,000 फीट की ऊंचाई पर, जो कि F-16 की रेंज से काफी ऊपर था। और अगर मैक 25 50,000 फीट के लेवल पर भी उड़ रहा होता तो भी मैक 25 की रफ्तार ही इतनी थी कि F-16 उसे कभी भी नहीं पकड़ सकता था। और एक इंटरेस्टिंग फैक्ट यह है कि F-16 की सर्विस सीलिंग थी 50,000 फीट, और जबकि इसके कंपेयर में अगर आप मिराज 2000 को भी लाएंगे तो उसकी भी सर्विस सीलिंग थी 60,000 फीट। बाकी इस मैक 25 फॉक्सबैट में 2 इंजन लगे हुए थे और इस एयरक्राफ्ट का एक सिंगल लॉन्ग मिशन कंज्यूम करता था करीब 23,000 लीटर्स ऑफ फ्यूल। इसमें लगे 1200 mm के कैमरास पंजाब और कश्मीर के ऊपर से केवल उड़ान भरते समय पाकिस्तान को चेक करते थे। और अपनी मैसिव कैपेबिलिटीज के चलते ही मैक 25 अनट्रेसेबल होने के साथ साथ इनडोमिटेबल था, और इसने 1981 से 2006 तक
पाकिस्तान और तिब्बत इनके आसमानों में काफी चुनौतीपूर्ण मिशंस को पूरा किया है। इसकी मदद से मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट्स, कम्युनिकेशन नेटवर्क से रडार इमेजेस, इन सभी की HD फोटोग्राफ्स भी कैप्चर की गई हैं। और MiG-25 के ही एक और पायलट जिनका नाम है विंग कमांडर आलोक चौहान, तो उनकी तरफ से कहा गया कि MiG-25 की खास बात ये थी कि ये सिंगल डिजिट नंबर सॉर्टीज में पाकिस्तान के साइज के किसी भी देश की मैपिंग कर सकता था। और ये भी कहा गया कि MiG-25 महीने भर में करीब 20 से 25 सॉर्टीज कंडक्ट करता था और उनमें से अधिकतर सीमा के पार होती थी। और हमें तो लगता है कि इतना पर्याप्त है इस बात को समझने में कि इस MiG-25 ने किस लेवल की इंटेलिजेंस हमको देने में मदद करी है। यहाँ तक कि इसने इतनी सारे सॉर्टेज कंडक्ट करी हैं, लेकिन पूरी दुनिया केवल एक ही इंसिडेंट के बारे में जानती है, उस इस्लामाबाद के बारे में, और वो भी तभी जानती है जब बताया गया है। हालांकि इस फॉक्सबैट के द्वारा जो अलग अलग मिशन कंडक्ट किए गए हैं, तो पब्लिक डोमेन में ऑफिशियली तो उनके बारे में कोई भी इन्फॉर्मेशन जारी नहीं की गई है, लेकिन हाँ कुछ ऐसे अचीवमेंट्स जरूर हैं जो कुछ सोर्सेज के माध्यम से पब्लिक डोमेन में जरूर आई हैं। जैसे कि 1995 में इस एयरक्राफ्ट की मदद से स्ट्रेटोस्फीयर से सोलर एक्लिप्स की फिल्मिंग की गई थी और इसने कुछ ऐसे कमाल के फोटोग्राफ्स कैप्चर करी थी जो कि पृथ्वी से कैप्चर नहीं की जा सकती थी। इसी तरीके से 1999 के कारगिल वॉर में केवल 3 सॉर्टीज में LOC के साथ इस एयरक्राफ्ट ने इस पूरे कॉन्फ्लिक्ट जोन की फोटोग्राफ्स ली थी और जिसने हमारे फाइटर जेट्स को दुश्मन की एक्यूरेट पोजीशंस पता करने में मदद की थी। और आप कह सकते हैं कि ऑपरेशन सफेद सागर की सफलता में इस MiG-25 का भी एक बहुत बड़ा रोल था। और आपको बता दें कि इस ऑपरेशन के बारे में खुद विंग कमांडर प्रदीप ठाकुर द्वारा खुलासा किया गया है और लिफिस डिफेंस के फाउंडर शिव अरोरा के साथ आप उनका एक पूरा इंटरव्यू लिफिस डिफेंस के यूट्यूब चैनल पर जाकर देख भी सकते हैं। इसके अलावा 1997 वाले इस्लामाबाद वाले मिशन के बारे में तो हम आपको बता ही चुके हैं और ये तो उन मिशंस की जानकारी है जो सोर्सेज के माध्यम से पब्लिक डोमेन में आई है, बल्कि इनके अलावा ऐसे कई सारे मिशंस हैं जो अंजाम दिए गए हैं और जो काफी सीक्रेट हैं। अब बाकी एक सवाल ये भी आता है कि आखिर MiG-25 जैसे एडवांस एयरक्राफ्ट को हमने रिटायर क्यों करा, क्योंकि MiG-21 जैसे फाइटर जो कि अभी तक चले आ रहे हैं, तो ऐसा फिर क्या हुआ कि हम MiG-25 को अपग्रेड ना कर सके और उसे रिटायर ही करना पड़ा। तो देखिए उसके पीछे कुछ खास कारण है। सबसे पहला कारण तो यह है कि इंडियन एयरफोर्स ने MiG-25 को खास करके लिया था रिकॉनेसेंस सर्विलेंस पर्पस के लिए, लेकिन फिर बाद में जब भारत के पास हाई रेजोल्यूशन की रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट्स आ गई तो फिर इस तरह के रिकॉनेसेंस सर्विलेंस मिशन के लिए दुश्मन के टेरिटरी में अपने खुद के पायलट को एयरक्राफ्ट के साथ भेजने का कोई मतलब नहीं बनता है, तो इसलिए यहाँ पर इस एयरक्राफ्ट की जरूरत खत्म हो गई। वहीं दूसरा कारण था इसके मेंटेनेंस को लेकर। ये जो MiG-25 था 1995 में लाइफ एक्सटेंशन प्रोग्राम से गुजरा था, लेकिन इसने ऐसे कई सारे इंटेंस ऑपरेशंस को कंडक्ट किया था, ऐसी एक्सट्रीम ऑपरेटिंग कंडीशंस में काम किया था जिस वजह से इसमें काफी ज्यादा वेयर एंड टियर देखने को मिला। और चूंकि रशिया ने MiG-25 और उनके स्पेयर पार्ट्स के प्रोडक्शन को रोक दिया था, तो इसी वजह से एयरक्राफ्ट की मेंटेनेंस के लिए हमें स्पेयर पार्ट्स की कमी का सामना भी करना पड़ा। और ये भी कहा जाता है कि रशिया ने इस MiG-25 के ब्लूप्रिंट्स को पूरी तरीके से नष्ट कर दिया था। हालांकि इंडियन एयरफोर्स के टेक्नीशियंस और पायलट्स ने अपने जुगाड़ के साथ इसको कुछ समय तक मेंटेन करा, पर चूंकि वो इकोनॉमिकली ज्यादा वायबल नहीं था, तो इसीलिए इसके साथ हम ज्यादा लंबे समय तक आगे तक नहीं जा सकते थे। और ऐसी भी रिपोर्ट्स हैं कि जब 2006 में MiG-25 फॉक्सबैट को रिटायर किया गया, तो इंडियन एयरफोर्स ने इस एयरक्राफ्ट के एडवांस वर्जन MiG-31 को खरीदने का फैसला लिया था। और इसी एयरक्राफ्ट के बारे में जानने के लिए एक टीम रशिया गई भी थी, लेकिन फिर पता नहीं क्यों किन्हीं कारणों के चलते MiG-31 को लेने वाले फैसले को कैंसिल कर दिया गया और फिर उसके बदले हमने और अधिक संख्या में सुखोई Su-30 MKI फाइटर्स को ऑर्डर किया, और वो भी लाइसेंस प्रोडक्शन के तहत। पर खैर जो भी था, लेकिन आपको ये जरूर बता देते हैं कि जो ये MiG-25 फॉक्सबैट था, यानी कि इंडियन एयरफोर्स का सुपर स्पाई, तो अब ये पब्लिक डिस्प्ले में दिल्ली के पाला म्यूजियम में स्टेशन है। तो अगर आप दिल्ली में रहते हैं तो आप वहाँ जाकर इसे देख सकते हैं। और बाकी इस MiG-25 के जो अधिकतर ऑपरेशंस थे वो आज भी सीक्रेट फाइल्स में ही रखे गए हैं, लेकिन हम उम्मीद जरूर करेंगे कि आने वाले सालों में इनका खुलासा किया जाए, जो कि इंडियन एविएशन के ग्लोरियस चैप्टर को तो दर्शाएगा ही, लेकिन आने वाली कई सारी पीढ़ियों के लिए एक प्रेरणा का स्रोत भी बनेगा। और बाकी प्रेरणा के स्रोत से याद आया, हमारा जो प्रेरणा का स्रोत है वो आपके द्वारा दिया गया इस वीडियो को लाइक है, तो उसे देना ना भूलें। और बाकी